हेलो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं देखने के लिए विद्युत धारा। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बिहार पॉलिटेक्निक हो और जैसे रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम है, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं, इसमें देखेंगे आपको विद्युत धारा, इसमें देखेंगे आपको विद्युत धारा से संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप यह टॉपिक एक बार देख लेते हैं तो आपको विद्युत धारा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बन जाएंगे, यानी आपको एग्जाम में विद्युत धारा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। तो शुरू करते हैं, है विद्युत धारा। हम विद्युत धारा किसे कहेंगे? तो आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी यहाँ से I जो है विद्युत धारा यानी करेंट बराबर होता है Q/T। क्या होता है बराबर? Q/T। Q यहाँ पर क्या है? आवेश है, विद्युत आवेश। तो आपको हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। इसी को हम यहाँ लिखे हैं I बराबर Q/T। इसे आप याद रखिएगा। अब यहाँ आता है कि आवेश क्या है? तो आवेश का SI मात्रक होता है कूलम। क्या होता है? कूलम। आगे देखिए, आगे है विद्युत धारा का SI मात्रक। तो देखिए वो होता है आवेश बटे समय। तो आवेश का मात्रक होता है कूलम, तो कूलम पर सेकेंड। इसी को हम कहते हैं एम्पियर। तो आप ध्यान रखिएगा कि विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर न रहे ऑप्शन में तो कूलम पर सेकेंड होगा, दोनों याद रखिए। आगे देखते हैं हम ओम्स का लॉ। यह था विद्युत धारा का बेसिक। आगे देखिए है ओम्स का नियम। यह है V बराबर IR। ओम बताए हैं कि V यानी वोल्टेज जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करेंट का। किसका? I का। अब देखिए यहाँ से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, यही आता है R। तो यहीं से आता है आपको V बराबर IR। तो ओम्स लॉ में आपको हो सकता है ये दिया हो V बराबर IR, नहीं तो आपको ये ऑप्शन दिया रहेगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है I। तो यहीं से आप I भी निकाल सकते हैं। I बराबर क्या आएगा? यहाँ से I आएगा I बराबर V बटे R। क्या आएगा? I बराबर V बटे R। तो आपको यदि विद्युत धारा निकालना रहे तो क्या करेंगे? वोल्टेज बटे प्रतिरोध, वोल्ट बटे प्रतिरोध। अब देखिए इससे कुछ क्वेश्चन हमें नीचे दिए गए हैं। क्वेश्चन इसीलिए हैं कि आपको चलिए पता है कि विद्युत धारा होता है आवेश बटे समय, लेकिन क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है कि एक चालक से 2 मिनट में 360 कूलम आवेश प्रवाहित होते हैं तो विद्युत धारा होगा, यानी आपको पूछ रहा है विद्युत धारा कितना होगा। तो ये अभी हम बताए हैं कि I बराबर होता है Q/T। क्या होता है? I बराबर Q/T। ध्यान रखिएगा T जो होता है समय वो सेकेंड में होते हैं। किस में होते हैं? सेकेंड में। तो हमको यहाँ पर दिया है आवेश कितना है? यह है 360 बाय समय। समय दिया है 2 मिनट। तो आप 2 मिनट को बदलेंगे किस में? सेकेंड में। तो 1 मिनट 60 सेकेंड होता है, तो 2 मिनट कितना सेकेंड होगा? 120 सेकेंड। 12 36 कितना आ गया? 3 एम्पियर। यहाँ भी हम किए हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आपको एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए ओम्स लॉ के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। आपको ये सर्किट देगा, ये सिंपल सर्किट है, आगे भी देखेंगे क्वेश्चन को। तो ये विद्युत परिपथ है, इसमें कह रहा विद्युत धारा ज्ञात करें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है वोल्टेज दिया है कितना है? 80 वोल्ट। और ये है प्रतिरोध है, R का मान कितना है? 20 ओम। अभी हम देखें कि V बराबर क्या था? IR। यहाँ से I बराबर फॉर्मूला क्या आया था? V बटे R। V बटे R। यहाँ पर V कितना है? 80 वोल्ट है। तो 80/20, 20 चौक 80 कितना आएगा? 4 एम्पियर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सीधा सीधा यहाँ फॉर्मूला लगाना है I बराबर V बटे R। V भी दिया है, R भी दिया है, यहाँ से करंट आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे है प्रतिरोध। यह देखिए आपको प्रतिरोध से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। प्रतिरोध क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है R बराबर ρ/L/A। क्या होते हैं? R बराबर ρ/L/A। अब यहाँ पर ρ क्या है? R तो है प्रतिरोध, ρ क्या है? यह है प्रतिरोधकता। इसको बोलते हैं
प्रतिरोधकता। L क्या है, यह है चालक की लंबाई। A क्या है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये है क्षेत्रफल और ये है लंबाई। आप यहाँ से देख सकते हैं एक चीज़, आप यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं कि R जो है रो इंटू L/A है, यानी लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एरिया क्षेत्रफल जो नीचे है, यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो चालक की प्रतिरोधकता पर, चालक की लंबाई पर और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो लंबाई बढ़ेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेंगे और क्षेत्रफल बढ़ेंगे तो प्रतिरोध घटेंगे, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कुछ। इस फॉर्मूला को आप याद रखिए, R बराबर रो इंटू L/A। आगे देखते हैं, है प्रतिरोध का SI मात्रक, तो ये होता है ओम। आगे है प्रतिरोधकता का SI मात्रक। ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध अलग चीज़ होते हैं और प्रतिरोधकता अलग होते हैं। तो प्रतिरोध का SI मात्रक है ओम, जबकि प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होते हैं, ओम मीटर। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यह पॉइंट नोट करके लिखे हैं, यानी यह पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या लिखा है, यदि चालक की लंबाई दुगुनी कर दी जाए, यदि चालक की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, दोगुनी। यदि आपको कहे किसी चालक का प्रतिरोध मान लीजिए 5 ओम है और इस तार को लंबाई दुगुनी कर देते हैं तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा। तो पहले था 5 ओम, तो अब कितना होगा, 5 दूनी 10 ओम होंगे। अब देखिए ये है क्या करा, सीधे करा दुगुनी कर देने पर तो दुगुनी हो जाएगी। अब देखिए सेकेंड पॉइंट देखिए क्या लिखा है, ये कह रहा है किसी चालक के तार को खींचकर लंबाई को दुगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध 4 गुनी हो जाएगी। अब इस बात को ध्यान रखिए, आपसे कहे सीधे कि लंबाई दुगुनी करेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध होगा दुगुनी। आपसे कहे कि किसी तार की खींचकर लंबाई हम कर देते दोगुनी तो प्रतिरोध क्या होगा, 4 गुनी। तो इस दोनों वर्ड में आप ध्यान रखिए, एक जगह सीधे कर रहा है आपको दुगुनी तो दोगुनी होगी, एक जगह कर रहा है कि किसी चालक के तार को खींचकर हम लंबाई दोगुनी करते हैं, इसीलिए इसका प्रतिरोध क्या होगा, 4 गुनी हो जाएगी। तो बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं कि कहाँ पर दोगुना करेंगे और कहाँ पर 4 गुना करेंगे। आई होप आप लोग को कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। सीधे याद रखिए, सीधे बोले आपको लंबाई दुगुनी करते हैं तो दुगुना होगा, यदि आपको कहे कि तार को खींच करके लंबाई करते दुगुना तब होगा 4 गुना। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं तो हम क्वेश्चन देखते हैं, इस पर क्वेश्चन दिया गया, इस पर क्वेश्चन है, उसको देखिए आप और समझ में आपको अच्छी तरह से आएगा। क्वेश्चन है कि यदि 4 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को अपनी मूल लंबाई से दुगुनी तक खींचा जाता है, क्या कहते हैं, दुगुनी तक खींचा जाता है, यानी तार को क्या करें, खींच कर लंबाई दुगुनी कर रहे हैं, तब प्रतिरोध अभी हम बताए हैं कि खींच कर करेंगे तब प्रतिरोध होगा 4 गुनी। तो प्रतिरोध पहले थे 4 ओम, तो अब कितना हो गया इसका 4 गुनी, यानी 4 चौक 16 ओम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 3 ओम के प्रतिरोध वाले एक तार को के लंबाई को दुगुनी कर दी जाए। यहाँ पर कह रहा सीधे कि तार की लंबाई को दुगुनी कर दी जाए, तो क्या करेंगे, दुगुना कर देंगे। जब तक ये वर्ड खींच कर ना आए, जब तक खींच कर नहीं आएगा तो हम सीधे दुगुनी कर देंगे। तो इसका क्या होगा, 2 तिया 6, 3 दूनी 6। तो इसको ध्यान रखिएगा आप कि जब कहे कि प्रतिरोध के लंबाई दुगुनी करेंगे तो दुगुना होगा, यदि कहे किसी तार के प्रतिरोध को खींच कर लंबाई दुगुनी करते हैं तो 4 गुना होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए, इसीलिए हम दोनों तरह का क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब है समतुल्य प्रतिरोध। अब हम लोग देखेंगे समतुल्य प्रतिरोध कि समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है। यानी जब हम किसी दो या दो से अधिक प्रतिरोध को हम जोड़ते हैं और इसके जब जोड़ने पर जो प्रतिरोध आते हैं उसको बोलते हैं हम समतुल्य प्रतिरोध। अब आपको तो यहाँ क्वेश्चन बनाना है। तो प्रतिरोध का जोड़ने का 2 तरीका है,
एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। तो प्रतिरोध को जोड़ने का दो तरीका, एक है श्रेणी क्रम, एक है समांतर क्रम। तो हम पहले देखते हैं श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में देखिएगा आप लेंथ वाइज जुड़ा रहेगा, एक दूसरे से लेंथ वाइज लंबाई के अनुसार क्या होता है जुड़ा रहता है। तो हम समझ जाएंगे ये क्या है, सीधे सीधे जुड़ी है, तो यह है सीरीज में है, किसमें, श्रेणी क्रम में है। तो ये तो बहुत आसान है। इसका आपको कहे कि श्रेणी क्रम में ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। यदि आपको इस तीनों का समतुल्य प्रतिरोध निकालना है तो क्या करेंगे, यदि आपको इस तीनों का समतुल्य प्रतिरोध निकालना है तो सिंपल है, तीनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। 3 है, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, तो सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो श्रेणी क्रम का नाम भी क्या है, श्रेणी क्रम। तो सीधे सीधे ऐड कर देना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 जितना रहेगा उस सबको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ये होता है समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला। अब एक बात ध्यान रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान क्या होगा, समान होता है। क्या होता है, समान होता है। इस वायर में देखिए आप, ये प्रतिरोध है और ये भी प्रतिरोध है। इसमें यदि करंट यहाँ पर 2 एम्पियर जा रहा है तो इसमें भी 2 एम्पियर ही जाएंगे। यानी आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोध से विद्युत धारा का मान क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान होगा। आगे देखते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे है कि देखिए एक तीनों किस में, श्रेणी क्रम में, R1 R2 R3। यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि इसके बीच पोटेंशियल क्या है, V1 है, यानी विभवांतर V1 है, R2 के बीच में V2 है, R3 के बीच में क्या है, V3 है। तो आपसे यदि अनुपात पूछे कि V1 अनुपात V2 अनुपात V3 क्या होगा, तो इसका अनुपात उसके रेजिस्टेंस के अनुपात के ही बराबर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है फॉर्मूला, I इंटू R। क्या होता है, I इंटू R। जबकि इसमें I सब में क्या है, सेम है। तो आप जब रेशियो निकालेंगे तो I सब का क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ R बचेगा। इसीलिए V1 ईटू V2 ईटू V3 का अनुपात क्या आएगा, R1 ईटू R2 ईटू R3। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। इस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यह क्वेश्चन है कि 4 ओम, 2 ओम और 6 ओम को 3 प्रतिरोध का क्या किया है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। तो आपसे कह रहा है समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। क्या करना है, सबको सिंपली ऐड कर दीजिए, 4 2 6, 6 6 12 ओम। आसान है। अब हम देखते हैं कुछ समांतर क्रम। क्या देखते हैं, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में है, समांतर क्रम बोलिए या उसको बोलते हैं पार्श्ववद, इसको बोलते हैं पार्श्ववद। ये होता है साइड वाइज जुड़ता है। देखिए इसका फिगर ऐसे रहेगा, साइड वाइज जुड़ेगा, एक के ऊपर एक, देखिए साइड से जुड़ा है। तो इसको जोड़ने पर जो प्रतिरोध आएगा उसको हम बोलेंगे समतुल्य प्रतिरोध। यानी इस तीनों को जोड़ने पर जो एक मान आ जाए उसको बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध। तो मानते हैं इसका समतुल्य प्रतिरोध मतलब आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। जितना रहेंगे सबको क्या करना है, ऐसे ऐड करना है। अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से R का मान आ जाएगा। आपको दिखाते हैं कुछ एग्जाम्पल दिखाएंगे, यहाँ से समझ में अधिक आएगा। अब देखिए दो, मान लीजिए 2 रेजिस्टेंस रहे, सिर्फ 2। अब इसको कहे आपको क्या कि पैरेलल में यानी समांतर क्रम में इसका समतुल्य प्रतिरोध बनाइए, बताइए। तो ठीक है, 2 से अधिक रहे तो आप ये कीजिएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन यदि इससे आपको क्या लगेगा, टाइम अधिक लगेंगे। अब एलसीएम करिए फिर मान आएगा। लेकिन अब सिर्फ 2 रेजिस्टेंस है, क्या है, 2 है, इसको हमको ऐड करना है किसमें, पैरेलल में, समांतर क्रम में। तो आप कुछ नहीं कीजिए, एक ट्रिक याद रखिए, क्या दोनों क्या कीजिए, पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो R1 इंटू R2 बाय दोनों को ऐड कर दीजिए, R1 प्लस R2। ये काम करना है, R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। दोनों को पहले गुना कर दीजिए, बाय दोनों को ऐड कर दीजिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, यह है,
यह 3 ओम है, एक 6 ओम है। ये किस में है? यह समांतर क्रम में जुड़ा है। ऐसे भी एक दूसरे के समांतर है, तो समांतर क्रम में जुड़ा है। तो आपसे पूछे इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, क्या करेंगे, दोनों को पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 गुने 6/3 + 6, तो यह आ जाएगा आपको 36 18/3 3 6 3 9, तो 9 दूनी 18, यानी कितना आएगा 2 एम्पियर। कितना आएगा 2 एम्पियर। आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको आसानी से बन जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कुछ पॉइंट हैं। आगे है कि समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के मध्य विभवांतर समान होता है। अब हम यहाँ क्या देखे थे, सीरीज में देखे थे कि प्रत्येक प्रतिरोध के बीच क्या होता है, आपको करंट क्या होता है, सेम होता है, विद्युत धारा क्या होता है, सेम होता है, जबकि समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभवांतर सेम होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। श्रेणी क्रम में विद्युत धारा सेम होगा और समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभवांतर सेम होगा। नेक्स्ट है कि समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध से हमेशा कम होता है। यानी यदि हम दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध आता है, नेट आता है, वह दोनों से छोटा आएगा। देखिए आप, अभी हम क्वेश्चन सोल्व किए हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, एक है 3 ओम और दूसरा क्या है 6 ओम है। इस दोनों को हम जब ऐड किए हैं अभी समांतर क्रम में, तो रिजल्टेंट क्या आया, 2 ओम आया है। तो यानी 3 से भी छोटा 2 है और 6 से भी छोटा 2 है। तो यानी दो प्रतिरोध को हम जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो वो दोनों से, इसका समतुल्य प्रतिरोध है, दोनों से क्या आता है, कम आता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। जबकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, दोनों से अधिक आता है। अब यहाँ देखिए, ये VVA है, इम्पोर्टेंट है, इससे आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन सोल्व होते हैं, इससे क्वेश्चन अधिक पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन है कि R प्रतिरोध वाले N समान प्रतिरोध को, यानी प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या है, R है। ऐसे ऐसे कितने प्रतिरोध है, N को प्रतिरोध है। N की जगह हो सकता है आपको 100 दे, हो सकता है 50 दे, हो सकता है 25 दे, हम मान लिए N है। तो लेकिन सभी का प्रतिरोध क्या सेम है। तो R प्रतिरोध वाले N समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध आता है R/N होगा। यानी इसका कहने का अर्थ ये है, देखिए एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, कि यदि यहाँ देखिए 30 ओम ये भी है, 30 ओम ये भी है और 30 ओम है, ऐसे कितना रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 प्रतिरोध ऐसा है जो समांतर क्रम में जुड़ा है और सभी का प्रतिरोध कितना है, 30 ओम है। अब यही कह रहे थे कि इस प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है, R है। तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध है क्या होता है, R/N। N को था तो N से डिवाइड किए थे, यहाँ पे N देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 है। तो आप क्या कीजिए, 30 में आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा, 6 ओम आएगा। कितना आएगा, 6 ओम। यानी आपको समांतर क्रम में कितना भी प्रतिरोध दिया हो और सबका मान क्या हो, सेम है, तो जितना प्रतिरोध दिया हो उसे क्या कीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए। यानी यहाँ पर देखिए 30 ओम का था, 1 और 5 था, पाँचों सेम था, 5 से डिवाइड कर दिया, कितना आया, 6 ओम। यानी प्रत्येक का प्रतिरोध क्या आया, सॉरी इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या आया, 6 ओम। तो इससे आपको यदि 10 रेजिस्टेंस दिया है फिर भी बन जाएगा, 15 दिया है फिर भी आसानी से बनेगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये देखिए ट्रायंगल के रूप में है, एक है 100 ओम, एक है 60 ओम और तीसरा है 40 ओम। ये ट्रायंगल के रूप में आपसे कह रहा है निम्न परिपथ में A एवं B के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यानी A और B के बीच, इसके बीच निकालना, यानी A और B के बीच निकालना। तो आप ध्यान से देखिए, A और B के बीच में ये जो है AC और BC जो है, यानी ये 100 ओम और ये 60 ओम, ये दोनों तार देखिए आप साइड वाइज जुड़ा है, लेंथ वाइज जुड़ा। इसको देखिए आप सीधा कीजिएगा तो ये आपको 60 और 100 ये आ जाएगा आपको श्रेणी क्रम में। सही से देखिए तो ये किस में है, श्रेणी क्रम में। इस दोनों को देखिए तो किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो 100 और 60 कितना होगा, 160। क्यों, श्रेणी में है तो सीधे सीधे हम ऐड कर देंगे, 100 + 60 160।
और ये जो है ए बी वाले ये क्या है 40 ओम। अब गौर से देखिए 160 और 40 ये दोनों किस में है, समांतर क्रम में है। अभी हम आपको बताए थे समांतर क्रम में है तो क्या करना, दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो। तो 160 गुने 40 प्लस 160 प्लस 40 ये 200 हो गया, हम दोनों को डिवाइड कर दिए तो यहाँ से क्या आ गया 32 ओम। तो यह क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा गया है, यह क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। यह क्वेश्चन आपको रेलवे ग्रुप डी जैसे एग्जाम में पूछते हैं, यह भी क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा गया। यह है, इसमें कह रहा है कि ए तथा बी के मध्य समतुल्य प्रतिरोध होगा। आपको ए और बी के बीच में समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। ये देखिए इसका एक तरीका है, इसको बोलते हैं ह्यूस्टन ब्रिज, ह्यूस्टन ब्रिज। अब देखिए इस दोनों का अनुपात यदि सेम आ जाए और इस दोनों का अनुपात क्या आ जाए सेम आ जाए तो ये बीच वाला रेजिस्टेंस में करंट नहीं जाते हैं। अब देखिए ये क्या होगा 20/10, ये कितना है 20/10 कितना आ रहा 2 आ रहा है। इधर भी देखिए क्या रहा है, इधर भी 20 है ये और इधर क्या है 10 है, डिवाइड कीजिए 10, इधर भी 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया, यानी क्या है दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल है तो यानी इसके बीच से करंट पास नहीं होगा, इसके बीच से करंट पास नहीं होगा क्योंकि यह बैलेंस है। तो आपको देखना पड़ेगा सिर्फ एग्जाम में कि दोनों का रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं। इस दोनों का रेशियो यदि सेम आ जाए, इस दोनों का रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम आ जाए तो इस बीच वाले में से करंट नहीं जाएगा। तो जब नहीं जाएगा तो ये करंट एक वायर की तरह बिहेव करेगा। अब देखिए इस करंट को उड़ा दिए रेजिस्टेंस को, अब क्या हो गया ये दोनों हो गया सीरीज में, ये दोनों हो गया सीरीज में, तो 10 20 कितना होगा 30 होगा और ये 20 10 कितना होगा 30 होगा। अब ये 30 और ये 30, ये 30 है, ये भी 30 है। अब ये दोनों किस में है समांतर क्रम में, अब दोनों किस में है समांतर क्रम में। तो हम बताए थे आपको जितना रहेगा उससे भाग दे दीजिए। अब 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिए हम, तो 30 है एगो का तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15, तो यानी इसका क्या आ गया 15 आ गया। समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा 15। फिर दिखाते हैं, ये दोनों क्या सीरीज में तो 20 10 30, ये दोनों हो गया सीरीज में 20 10 30, तो ये भी 30 ये भी 30, ये दोनों हो गया पैरेलल में, तो 30 30 पैरेलल में है, तो सेम है 2 को है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए कितना आएगा 15 ओम। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन है इसको बोलते हैं जंक्शन लॉ। इस पर सिंपल बात है, एक पॉइंट पर क्या आ रहा है करंट आ रहा है, कहीं से जा भी रहा है कहीं आ भी रहा है। तो इसका सिंपल है जो करंट आ रहा है आने वाला करंट और जो करंट जा रहे हैं जाने वाले करंट दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। आपको देखना है कि इस जंक्शन पर इस पॉइंट पर किधर से कितना करंट आ रहा है। अब देखिए आपको दिखा तीर दिख रहा है यहाँ पर कि ये 4 एम्पियर करंट इधर क्यों आ रहा है, फिर 2 एम्पियर आ रहे हैं और आई भी इधर क्यों आ रहे हैं। अब गौर कीजिए तो 2 एम्पियर 4 एम्पियर और आई एक दिशा मतलब कि इस पॉइंट की ओर आ रहे हैं, जबकि 5 एम्पियर और 3 एम्पियर इस पॉइंट से दूर जा रहे हैं। तो यानी हम बताए आपको कि जो आने वाले करंट जाने वाले करंट के बराबर होते हैं। तो आप सभी को ऐड कर दीजिए, I + 4 + 2 ये सब आ रहा है और जा कौन है बराबर होगा 5 + 3, यहाँ से I का मान क्या आएगा 2 एम्पियर। तो इसको बोलते हैं हम जंक्शन लॉ। तो सिंपल याद रखिएगा, आने वाले करंट बराबर जाने वाले करंट, जो आ रहा है इस पॉइंट पर। अब देखिए यहाँ पर 2 एम्पियर इधर से आ रहा है, 4 एम्पियर इधर से आ रहे हैं, आई इधर से आ रहे हैं, तीनों को ऐड कर दिए। अब देखिए 3 एम्पियर जा रहे हैं, 5 एम्पियर यहाँ से जा रहे हैं, इसको बराबर करके ऐड कर दिए, यहाँ से आया आई का मान 2 एम्पियर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो आपको हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति क्या है, क्या पॉइंट है विद्युत शक्ति यानी पावर ऑफ पावर। तो पावर निकालना हमको विद्युत शक्ति, तो इसका ऐसे मतलब होता है वाट। क्या होता है विद्युत शक्ति का ऐसे मतलब वाट होता है। ये होता क्या है तो इसको अब तीन को फॉर्मूला इसका है। एक होता है V²/R, V क्या है विभवांतर बटे प्रतिरोध, V²/R यानी विभवांतर के स्क्वायर बटे प्रतिरोध।
तो यहाँ से पावर का 3 फॉर्मूला है, अब याद रखिएगा। P बराबर V² R, P बराबर I² इंटू R, P बराबर V इंटू I। तो आपको देखना पड़ेगा एग्जाम में कि किसका यूज कहाँ होगा। यदि करंट दिया है, प्रतिरोध दिया है, तो इसका यूज करेंगे। यदि वोल्टेज दिया है और प्रतिरोध दिया है तो इसका यूज करेंगे। यदि वोल्टेज और करंट दिया है तो इसका यूज करेंगे। तीनों फार्मूला होता है विद्युत शक्ति का, आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ से हमको R निकालना रहेगा, तो इधर ले जाइए आप, क्या आएगा V²/P। इसको भी याद तो रखिए ही, R बराबर V²/P, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको बहुत बार पूछा जाता है इस फार्मूले से। तो आप तीनों फार्मूला का याद रखिए। P बराबर V²/R, P बराबर I² इंटू R, P बराबर V इंटू I, और R बराबर V²/P। अब देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। अब ध्यान दिए होंगे तो बल्ब देखिएगा, बल्ब पर रीडिंग दिया लिखा रहता है, इतना वाट इतना वोल्ट, ये इसका क्षमता है। तो इस बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा ये नहीं मांग रहा है, तो ये रीडिंग दिया है बल्ब का। तो अभी हम पढ़ें कि R बराबर क्या होता है V²/P। तो यहाँ V यानी वोल्टेज कितना दिया है 220 दिया है, तो 220 का स्क्वायर यानी 220 गुने 220 लिख सकते हैं। अब बाय क्या है P कितना है 100 है, उसको आप डिवाइड कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आएगा 484 ओम। तो आप सीधे याद रखिए R बराबर V²/P, R बराबर V²/P, इसी का हम यहाँ यूज किए हैं। आप खुद से क्वेश्चन बनाकर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्युत बल्ब का पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। किसी बल्ब क्या है 220 वोल्ट लिखा है और 100 वाट लिखा है। जब उसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह भी बिहार पॉलिटेक्निक का पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए हमको क्या दिया, पहले रीडिंग दिया है, तो इसके अनुसार बल्ब के अनुसार हम बल्ब का क्या निकालेंगे प्रतिरोध निकालेंगे, जैसे अभी निकाले थे। R बराबर V²/P। तो यहाँ से R कितना आएगा 484 ओम। अब फिर हम लगाएंगे पावर का फॉर्मूला, क्योंकि इसका पावर पूछ रहा है V²/P। अब यहाँ पर V क्या लेंगे जो अप्लाई कर रहे हैं, कितना अप्लाई कर रहे हैं 110 वोल्ट, तो यहाँ लगेंगे 110 गुने 110/R जो अभी आया, इसका यूज कर लीजिए। आप यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ से P का मान आ जाएगा 25 वाट। तो यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और यह क्वेश्चन आपको बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत ऊर्जा। क्या है विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा होता है W बराबर Q इंटू V, यानी आवेश इंटू विभवांतर, आवेश गुने विभवांतर। तो विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है जूल। ऐसे कोई भी ऊर्जा हो इसका ऐसा मात्रक होता है जूल। विद्युत ऊर्जा को किस में मापते हैं हम किलोवाट घंटा, kWh, किलोवाट घंटा। तो ध्यान रखिएगा विद्युत ऊर्जा को हम कैसे मापते हैं किलोवाट घंटा। अब कुछ फैक्ट है इसे आपको याद रखना पड़ेगा। 1 HP इसको होता है हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब उसको याद रखिएगा। 1 HP बराबर 746 वाट। आगे है 1 जूल बराबर 1 वाट गुने 1 सेकेंड, ये यहीं से आया है 1 वाट गुने 1 सेकेंड। P बराबर W बराबर एक और फॉर्मूला होता है P इंटू टी। क्या होता है P इंटू टी। P क्या है यह है विद्युत शक्ति और T क्या है समय। विद्युत शक्ति गुने समय ये भी होता है विद्युत ऊर्जा। तो शक्ति का ऐसा मतलब क्या था वाट, इसलिए लिखा है 1 वाट गुने 1 सेकेंड। तो 1 जूल होगा 1 वाट गुने 1 सेकेंड। 1 वाट बराबर होगा 1 जूल बटे 1 सेकेंड। यहीं से आ गया, दोनों बात एक ही है। आप इधर से लीजिए तो इधर आएगा। ये दोनों याद रखिए 1 जूल बराबर 1 वाट गुने 1 सेकेंड, 1 वाट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकेंड। और है आगे फैक्ट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 1 किलोवाट 1000 वाट, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। याद रखिए 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, ये होता है 1 किलोवाट घंटा।
यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और है कि 1 किलोवाट घंटा को ही हम बोलते हैं 1 यूनिट। जो हम लोग को घर में बिजली बिल आते हैं यूनिट में बोलते हैं 10 यूनिट आया, 15 यूनिट आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है किलोवाट में क्या करते हैं, वो इसको मेजर करते हैं। अब मान लीजिए आपको बिजली बिल आया कि 4 किलोवाट, इसका मतलब आपके पास आया 4 यूनिट बिजली आया है। तो ध्यान रखिएगा 1 किलोवाट घंटा होते हैं 1 यूनिट बिजली के बराबर। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। आगे देखते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। आगे है कार्य बराबर विद्युत शक्ति गुने समय। अभी जो हम बताए थे W बराबर P गुने T, यही है W बराबर P गुने T, यानी विद्युत शक्ति गुने समय। W बराबर P गुने T। अब कुछ क्वेश्चन को देखते हैं हम, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा 1 महीने में खपत ऊर्जा की यूनिट की गणना करें। यानी एक बल्ब है जिसका पावर कितना है 60 वाट, और प्रत्येक दिन वो 6 घंटे के लिए उसका जलाया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो कह रहा 1 महीने में खपत ऊर्जा की गणना करें, यानी खपत ऊर्जा कितने होंगे। तो सिंपल है इसका, क्या कीजिएगा जितना बल्ब होगा जितना फैन होगा उसका पहले क्या कीजिएगा वाट जोड़ दीजिएगा। तो एक ही बल्ब है यहाँ तो 60 वाट गुने कितने घंटा जलाते हैं 6 घंटा, तो गुने 6। अब 1 महीने जलाते हैं तो 1 महीने में कितने दिन होते हैं 30 दिन लगभग, तो गुने 30 30। तो ये आएगा आपको, ये आया है जो आया है वो क्या है वाट घंटा है, लेकिन हमको किस में यूनिट निकालते हैं किलो वाट घंटा में, इसीलिए इसमें 1000 से क्या किए हैं डिवाइड किए हैं। तो इसके बाद क्या आया है 10.8 किलो वाट घंटा। तो किलो वाट घंटा की हम क्या बोलते हैं यूनिट, तो यानी इसको बोल सकते हैं 10.8 यूनिट आया है। यहीं पर क्वेश्चन रहता है आपको कि यानी कि प्रत्येक यूनिट का दाम है 10 रुपया, तो कुल खर्च कितने होंगे। तो यहाँ पर पैसे से आप क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1 यूनिट का दाम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको टोटल बिल आ जाएगा। तो आप आज के बाद से आप अपने घर के बिजली को बिल को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको देखना है कितने वाट के बल्ब जलाते हैं, कितने वाट का फैन चलाते हैं, और सबको जोड़ करके और कितने घंटा जलाते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और 30 दिन से गुना कर दीजिए, आपको महीना का यूनिट आ जाएगा। अब पैसा रेट हो पता होगा कि कैसे रेट लग रहा है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये इस तरह से हम यूनिट निकालते हैं। आगे देखिए, आगे है विद्युत धारा। क्या है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए कोई रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है कि विद्युत धारा को रोकता है, वो प्रतिरोध क्या करता है उसको जाने से रोकता है। तो इससे क्या होगा वो तार गर्म हो जाते हैं, हीट इससे उत्पन्न होता है। जैसे हम लोग हीटर का उपयोग करते हैं तो हीटर में क्या रहता है उसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, तो जब हम इसे करंट प्रभावित करते हैं तो उससे क्या होता है हीट निकालता है। यही है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ये हीट का फॉर्मूला होता है H बराबर I² R इंटू टी। आई करंट है, विद्युत धारा, R क्या है प्रतिरोध है, T क्या है समय है, कितने समय के लिए करंट प्रभावित हुआ है। अब देखो तो इसे याद रखिएगा H बराबर I² R इंटू टी। कुछ फैक्ट है इसे आप याद रखिएगा कि विद्युत हीटर में नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही, विद्युत हीटर में किसका प्रयोग करते हैं नाइक्रोम का तार। क्यों करते हैं, क्योंकि नाइक्रोम के तार का प्रतिरोध अधिक होता है। क्या होते हैं अधिक होता है। आगे है विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। बिल्कुल, विद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं हीट में के फॉर्म में यानी ऊष्मा के रूप में बदलता है। इसीलिए हम लोग ठंडा में हीटर का उपयोग करते हैं, इसे शरीर को गर्म रखा जा सके। यानी समझ आया ये क्या करता है हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनेगा। आगे है कि विद्युत हीटर में नाइक्रोम के तार का उच्च प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक होता है। उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है, इसीलिए हम विद्युत हीटर में नाइक्रोम तार का प्रयोग करते हैं। आगे है कुछ फैक्ट है और कि तापमान बढ़ने पर चालक पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक पदार्थ का तापमान बढ़ाइए तो उसका लंबाई बढ़ेगा, जब लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा।
लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। तो इस दोनों बात को ध्यान रखिएगा कि तापमान बढ़ाएंगे तो किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, जबकि अर्धचालक पदार्थ का प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। जैसे अर्धचालक में कुछ एग्जाम्पल याद रखिएगा, जर्मेनियम, सिलिकॉन, यह क्या है, यह अर्धचालक है, यानी इसको हम यदि गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। जबकि लोहा को, तांबा को, चांदी को आप गर्म कीजिए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। आई होप आप लोग को यह चैप्टर समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसी तरह से हम अगले वीडियो में आपको हम लेकर आएंगे प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन एवं जो मानव नेत्र है इससे संबंधित टॉपिक को, जो आपके आने वाले एग्जाम में के लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू, धन्यवाद।